हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विवेक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कहीं पर रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनती है। वो फील्ड इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। उस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मानो यहाँ स्पेस में, अंतरिक्ष में एक चार्ज आपने रख दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रखे, दो ही होता है, ये रख दिया गया, तो उसके चारों तरफ का मतलब उस चार्ज को सेंटर बना करके आप एक गोला खींच दो तो उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड बनती है। उस इमेजिनरी फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये चार्ज है तो इस चार्ज के चारों तरफ, अब बोर्ड पर केवल 2D शेप बनता है तो ये वृत्त दिखाई देता है, सर्किल दिखाई देता है, सर्कुलर नहीं, गोलाकार, स्फेरिकल हो, ठीक, जिसके सेंटर पर ये चार्ज है। तो इस रेंज के अंदर अगर कोई आप दूसरा चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। वो डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज के नेचर कैसे हैं। अगर लाइक चार्जेज हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर इस फील्ड के अंदर हम कहीं पर कोई एक टेस्ट चार्ज, नन्हा सा प्यारा सा वही पुराना रख देते हैं तो इस टेस्ट चार्ज पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जिसका डायरेक्शन होगा दोनों चार्जेज के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के ही डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करता है। यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता ही है, ये पॉजिटिव है सोर्स चार्ज, मुख्य चार्ज, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो यहां पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक। तो ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये कोई नई चीज नहीं है, पुराने वीडियोस में आपने पढ़ा होगा। अब बच्चों यहां से थोड़ा सा सोचना शुरू करो, अगर ये चार्ज फ्रीली छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए तो क्या होगा। तो चाहे इसे पकड़ करके रखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, चाहे फ्री कर दो, फोर्स तो लगना ही लगना है। लेकिन अगर फ्री छोड़ दोगे तो फोर्स के कारण इसके अंदर मोशन भी हो जाएगा, गति भी हो जाएगा, और उसका डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अगर ये फ्री टेस्ट चार्ज रखा जाए, फ्री टेस्ट चार्ज, तो इसके ऊपर फोर्स लगने के कारण इसी डायरेक्शन में मोशन भी होना शुरू होगा, गति भी होना शुरू होगा। ये जो लाइन है बच्चों, ये लाइन रियल लाइन नहीं होती है, क्योंकि चार्ज आपने स्पेस में रखा, इसके चारों तरफ फील्ड हो गया, कोई उस फील्ड के अंदर आपने दूसरा चार्ज रखा, इन दोनों को मिला करके अगर हम आपसे कहें कोई लाइन ड्रा करो तो लाइन आप वास्तविक लाइन तो ड्रा नहीं कर सकते, रियल लाइन खींच नहीं सकते हो। कहां खींचोगे स्पेस में, यानी कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन वो इमेजिनरी लाइन बड़ी कमाल की होती है। वो हमको 2 इंफॉर्मेशन एट ए टाइम दे रही है, एक ही समय में 2 जानकारी दे रही है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि उस टेस्ट चार्ज पर, उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और सेकंड, वो पॉजिटिव चार्ज अगर फ्री है तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। बच्चों ये जो लाइन ड्रा करी गई है, इमेजिनरी लाइन जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इस लाइंस को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बड़ा कमाल का टॉपिक है बच्चों, क्योंकि ये गॉस थ्योरम का बेस है, वही जिससे 2 क्वेश्चन कम से कम हर एग्जाम, हर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक। और कंपटीशन में तो प्यारा टॉपिक है, आता ही आता है। तो ये जो लाइन थी इमेजिनरी लाइन, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बच्चों ये लाइन चूंकि फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग वैद्युत बल रेखा भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्यों इसे लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं? लाइन मीन्स हो गया रेखा, ऑफ फोर्स माने बल की रेखा, क्योंकि ये जो लाइन है वो बल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। चलो इस लाइन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला अभी तक। नंबर 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है। नंबर 2, ये लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को शो करती है, और अगर चार्ज फ्री है
तो ये चार्ज के मोशन के डायरेक्शन को भी शो करती है, ठीक। और ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल को ही रिप्रेजेंट करती है, निगेटिव के लिए नहीं, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है उसे हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही मानते हैं, तो टेस्ट चार्ज को कभी निगेटिव नहीं रखेंगे, ठीक है। इन सभी प्रॉपर्टीज को मिला करके अगर हम सेंटेंस बनाएं तो वैद्युत बल रेखा का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का डिफिनीशन बन जाएगा। तो हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक दो बार समझ जाइएगा, फिर उसे लिखने की कोशिश करिएगा, तो डिफिनीशन बन जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, वैद्युत बल रेखा का या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्या डिफिनीशन है बच्चों, चलो समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, ये जो लाइन है, कर्व है, रेखा है, ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो स्वतंत्रता पूर्वक रखे गए धन आवेश के गति की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। फिर से सुनिएगा और अब लिखने की कोशिश करिए, क्या बोले हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो स्वतंत्र धन आवेश के गति की दिशा को शो करता है, गति की दिशा को व्यक्त करता है, उस रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। अब अगर इसे आप अंग्रेजी में कहना चाहो तो इसे कुछ इस तरह से कह सकते हो, सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसके प्रॉपर्टीज को जान लिए हैं तो आप क्या कहोगे, एन इमेजिनरी लाइन, ये जो लाइन थी इमेजिनरी ही, ये काल्पनिक लाइन है, जिसको कहां खींचेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खींचेंगे। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट, ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खींची गई है, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है, क्या व्यक्त कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्री पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो स्वतंत्र धन आवेश के गति की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में चाहे तो अंग्रेजी में आप लिख सकते हो कि लाइन, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक काल्पनिक रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खींची जाए जो क्या रिप्रेजेंट करे, विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्री पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, फ्री पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन ऑफ मोशन को जो लाइन रिप्रेजेंट करती है उसी लाइन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या वैद्युत बल रेखा। बच्चों ये चीज दिमाग से निकाल देना कि ये जो लाइन होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है, हमेशा सीधी होती है, ठीक है। ये लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, ये लाइन कर्व भी हो सकती है, ये लाइन मुड़ी हुई भी हो सकती है। अलग अलग सिचुएशन में अभी हम लोग ड्रा करना सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रा करी जाती है। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सीधी भी हो सकती है, मुड़ी हुई भी हो सकती है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी वैद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर, इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो ये जो लाइन है जिसे हम लोगों ने कहा फील्ड लाइन या फोर्स लाइन, वैद्युत बल रेखा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मान लो ये इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये लाइन कोई गारंटी नहीं कि सीधी हो, सीधी भी हो सकती है, मुड़ी हुई भी हो सकती है। तो कोई भी लाइन जब हम लोग ड्रा करते हैं तो उस लाइन में तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो उस लाइन के यानी कि फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, ये जो फील्ड लाइन है स्ट्रेट भी है, मुड़ी हुई भी है, इसके किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींचो। टेंजेंट मीन्स एक स्पर्शी रेखा खींचो, तो वो जो टेंजेंट होगा, जो स्पर्शी रेखा होगा, वो हमको बताएगा कि वहां पर रखा हुआ चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में चल रहा होगा। ठीक, देखो क्या कहना चाह रहे हैं। ये लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ये जानना है कि यहां पर रखा हुआ चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। जिस पॉइंट पर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है उसके मोशन की, उस पर लगने वाले फोर्स की, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की,
तो आप क्या करो, वहां पर एक टेंजेंट खींचो, एक स्पर्शी रेखा खींचो। स्पर्शी रेखा उस वक्र, उस कर्व को टच करती हुई खींच सकते हैं, खींचते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ टेंजेंट है, स्पर्शी लाइन है, यह स्पर्शी रेखा यहां पर रखे हुए चार्ज के डायरेक्शन को, चार्ज के मोशन के डायरेक्शन को शो कर रही है कि यहां अगर कोई चार्ज रखोगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होता ही है टेस्ट चार्ज, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मोशन भी रिप्रेजेंट करेगा और फोर्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहां पर आपने जो टेंजेंट ड्रा किया है, स्पर्शी रेखा खींचा है, वह स्पर्शी रेखा इस चार्ज के जो उस पॉइंट पर रखा हुआ है उसके मोशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, और साथ ही साथ उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये पॉइंट मान लो यहां पर होता, आपको यहां चेक करना हो कि किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींचो, एक स्पर्शी खींचो। इसका डायरेक्शन मोशन का अलग है, यहां पर रखे हुए चार्ज का डायरेक्शन अलग है मोशन का। तो यहां पर मोशन इस डायरेक्शन में होगा, गति इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो अलग अलग पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा अगर वो कर्व लाइन है, मुड़ी हुई लाइन है तो। लेकिन जैसा कि इस सिचुएशन में है, लाइन स्ट्रेट है, लाइन सीधी है, सीधी भी हो सकती है, मुड़ी भी हो सकती है, कोई तरह की, किसी भी तरह की हो सकती है। तो किसी भी पॉइंट पर आप चेक करना चाहो कि किस डायरेक्शन में कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो वहां पर आप एक टेंजेंट खींचो। तो स्ट्रेट लाइन पर जो टेंजेंट आप खींचोगे वो टेंजेंट इसी लाइन पर ही मिलेगा, स्पर्शी रेखा इसी लाइन पर मिलेगा। तो इसी लाइन के ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा, या इसी लाइन के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा होगा। तो पूरी डिफिनीशन क्या हो गई, क्या लिखोगे, एक बार फिर से उसे देखो और अब की बार नोट करने की कोशिश करो। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो स्वतंत्र धन आवेश के गति की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, गति की दिशा को व्यक्त करता है, उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया स्पर्शी टेंजेंट उस पॉइंट पर रखे हुए चार्ज के गति की दिशा को व्यक्त करता है। इतनी चीज लिखना, नीचे यह फिगर बना दीजिएगा, आपका वैद्युत बल रेखा का हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसकी डिफिनीशन उसकी एक प्रॉपर्टी के साथ हो जाएगी। प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, तो जब सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो लास्ट में कंक्लूजन बनाएंगे। जब कंक्लूड करेंगे तो वो सारा कंक्लूजन उसके प्रॉपर्टी को ही शो करेगा। तो केवल एक प्रॉपर्टी थी कि जो टेंजेंट होता है किसी पॉइंट पर, वो टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहो तो अंग्रेजी में लिख लो। क्या लिखोगे, बस प्रॉपर्टी आनी चाहिए सब कुछ। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक वक्र, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्री पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना, एट एनी पॉइंट ऑफ फोर्स लाइन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो आप दोनों तरह से डिफिनीशन लिख सकते हो, कोई कठिनाई नहीं है। बस केवल आप प्रॉपर्टी ध्यान से देखते रहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। बच्चों, ये रियल लाइन नहीं होती है, ये केवल और केवल इमेजिनरी लाइन है, लेकिन बड़ी कमाल की लाइन है जो मोशन के साथ साथ फोर्स के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। और फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, जिस जगह पर आपको, जिस पॉइंट पर आपको ये पता लगाना हो कि किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, वहां पर एक आप स्पर्शी खींच दो, एक टेंजेंट खींच दो, वही टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसके मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को भी व्यक्त कर रहा होगा। तो बच्चों, ये पूरी बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब अलग अलग सिचुएशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे खींचते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, चलो देखा जाए। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड है, अकेला पॉजिटिव चार्ज है, आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो देखा जाए। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत बल रेखा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा। ठीक, तो धन आवेश के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, चलो देखा जाए। मान लो ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, हमको ये पता लगाना है कि इसका जो फील्ड लाइन है वो कैसा होगा। तो आप क्या करो, एक टेस्ट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज पर फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा वही फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। तो कहीं भी टेस्ट चार्ज रखोगे वो जो फोर्स लगेगा वो इसी तरह से लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, चाहे जहां रख दो। अच्छा, फिर से वही चीज कि ये 2D फिगर है, तो ये ना समझना कि बोर्ड के प्लेन पर ये बाहर भी रखोगे चार्ज तो ये आपकी तरफ यानी कि इस तरह से होगा, और पीछे रखोगे तो अंदर की तरफ होगा, यानी कि हर दिशा में होगा। कई बार आपको ये समझाए कि जब कोई एक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए आप ये सोचो कि एक गोला है, गोले के सेंटर पर ये चार्ज पुट किया गया है, तो उस पूरे डायरेक्शन में जो एरो खींचेगा, जो एरो बनेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, खींचते हैं प्लस से जाएगी कहां तक, ये प्लस से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस क्यू, और एंड कहां होगा, इनफाइनाइट पर होगा। तो अगर केवल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी नंबर 1 है, हो गई स्टार्ट फ्रॉम प्लस क्यू एंड ends एट इनफाइनाइट, यानी कि प्लस क्यू से प्रारंभ होती है ये लाइनें तथा अनंत तक जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अभी हमने कहा कि ये समझो कि कोई स्फेरिकल है, कोई गोला है, गोले के सेंटर पर ये रखा हुआ है, तो ये जो आप एरो ड्रा कर रहे हो ना, ये उस गोले के रेडियस को, उस गोले के त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके त्रिज्या के डायरेक्शन में है और बाहर की तरफ है। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई रेडियली आउटवर्ड, यानी कि त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप फिगर को देखो तो ये जो है वो बोर्ड पर ही ड्रा किया गया, और कई बार अभी हमने आपको समझाया कि बोर्ड पर ना समझिएगा, स्पेस में समझिएगा। समझो कि ये जो चार्ज है वो किसी गोले के सेंटर पर है, तो जो एरो निकल रहा है वो चारों दिशाओं में निकल रहा है, यानी कि ये सिमेट्रिकल है। गोला सिमेट्रिकल होता है अपने सेंटर के चारों दिशाओं में, तो ये सिमेट्रिकल है। लेकिन किस तरह का सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो गया, यानी कि गोलीय सममित। तो 3 प्रॉपर्टी हो गया अगर कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। फर्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है वो प्लस चार्ज से निकल करके इनफाइनाइट तक जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि ये रेडियली आउटवर्ड होती है, त्रिज्या की ही दिशा में बाहर की तरफ होती है। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये गोलीय रूप में सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। बच्चों, अगर यही आप तुरंत ही समझना चाहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो क्या होगा, तो माइनस क्यू चार्ज आप देखो, आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन था ना, बाहर की तरफ था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो एरो है वो एरो अंदर की तरफ ही होगा, तो ये हो गया अंदर की तरफ। क्या प्रॉपर्टी होगी, जल्दी से देखो, स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस क्यू। अब प्लस क्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा, प्लस क्यू पर इंड हो रहा है, सॉरी माइनस क्यू पर इंड हो रहा है, तो इंड्स एट माइनस क्यू। स्टार्ट कहां से होगा, इनफाइनाइट से होगा, चारों तरफ से अनंत से लाइनें आएंगी।
तो स्टार्ट्स फ्रॉम इनफाइनाइट और इंड्स कहां पर होगा इसका, माइनस क्यू पर होगा, यानी कि माइनस क्यू पर आकर के ये मिलेंगी। तो अनंत से शुरू होगा और माइनस क्यू पर आकर के फिनिश हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी भी ये त्रिज्या की ही डायरेक्शन में है, रेडियस के डायरेक्शन में है, लेकिन पॉजिटिव तब था ना तो बाहर की तरफ था, आउटवर्ड था, और अब क्या है ये इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, अंदर की ओर, त्रिज्या के अनुदिश अंदर की ओर। और चाहे वो पॉजिटिव अकेला चार्ज हो चाहे नेगेटिव हो, चारों दिशाओं में होता है तो गोलीय संरचना ही बनेगा, यानी कि ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो केवल दो डिफरेंस आ जाते हैं। पहला डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव चार्ज में प्लस से इनफाइनाइट की तरफ लाइनें जाती हैं, नेगेटिव में इनफाइनाइट से नेगेटिव की तरफ आती हैं। सेकंड, पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। बाकी सिमेट्रिकल दोनों में एक ही जैसा होता है। बच्चों, अगर अकेला आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, हमेशा सीधी रेखा होती हैं। लेकिन अगर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज पास पास रखे जाएं तो वहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं आती, वहां पर लाइनें कर्व हो जाती, मुड़ जाती हैं। तो चलो देखा जाए कि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस रखे हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप कैसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा। बच्चों, जब तक ये हेडिंग कंप्लीट हो रही तब तक आप ये भी सोचो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर पास पास रखा जाए ना तो एक सिस्टम बना देते हैं। उस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये एक साल क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें होती हैं, वैद्युत बल रेखा होती है, उसका नेचर क्या होता है। ठीक, तो चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो समान और विपरीत चार्ज अगर पास पास रखे होते हैं तभी तो डाइपोल बनाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल भी अगर पूछ दिया गया तो भी आप यही फिगर ड्रा करिएगा, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पॉजिटिव चार्ज जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी। नेगेटिव चार्ज जिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर से इनफाइनाइट से अंदर की तरफ आएंगी, तो एक से निकलेंगी और दूसरे पर आएंगी। तो दोनों अगर पास पास होते हैं बच्चों, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव तक जाती हैं। शुरू पॉजिटिव से होती है और खत्म नेगेटिव पर होती है। स्टार्ट पॉजिटिव पर होती है और एंड होता है नेगेटिव पर। नेगेटिव तक पहुंचते पहुंचते टर्मिनेट हो जाता है, वापस लाइनें नहीं आती हैं। पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव पर फिनिश हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कारण। ऐसे बहुत सारी लाइनें होंगी। अच्छा, दोनों चार्जेस अगर सेम है ना तो दोनों चार्जेस से निकलने वाली लाइनों की संख्या भी सेम होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा या कम हो तो जिसका चार्ज की वैल्यू कम होगी उससे निकलने वाले लाइंस का नंबर भी कम होगा, लाइंस की संख्या भी कम होगी। ठीक, तो अगर दो इक्वल चार्जेस हैं तो लाइनें सिमिलर होंगी, नंबर सेम होंगे। लेकिन अगर चार्ज ज़्यादा या कम होगी तो जिसके पास चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ से निकलने वाले लाइंस की संख्या ज़्यादा होगी, जिसका चार्ज की वैल्यू कम होगा उसके लाइंस की संख्या भी कम होगी।
तो इसमें क्या प्रॉपर्टी आपको मिली? इसमें आपको प्रॉपर्टी ये मिली कि अगर अकेला चार्ज था, चाहे वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें थी, वैद्युत बल रेखा सीधा था, ठीक। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, वो कर्व्ड भी है, स्ट्रेट भी है, मुड़ी हुई भी है, ठीक। यहां पर जो शुरू हो रहा है वो कहां से स्टार्ट कर रही है लाइनें? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और खत्म कहां पर हो रही है? माइनस क्यू पर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मिली? ये स्टार्ट होती है स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस क्यू और एंड होती है माइनस क्यू। प्लस क्यू से चल करके माइनस क्यू पर खत्म हो जाती है, यानी कि प्लस क्यू से प्रारंभ होती है ये लाइनें और माइनस क्यू पर इन लाइनों का अंत हो जाता है, टर्मिनेट हो जाती है ये लाइनें। दूसरा अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मिला है कि ये लाइनें जो हैं, ये लाइन आपस में सिकुड़ने की कोशिश करती हैं, ये लाइनें आपस में नजदीक आने की कोशिश करती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। ये लाइनें जो होंगी, जैसे ये दोनों लाइन दूर दूर है ना, तो ये दोनों आपस में जब आप मिलाना चाहो तो ये दोनों तब मिलेंगी जब दोनों थोड़े से और पास आए। थोड़ा और पास करेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी, थोड़ा और पास करेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी। यानी कि इस लाइन में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी है, सिकुड़ने की प्रॉपर्टी है। लेकिन किस डायरेक्शन में ये सिकुड़ेंगे, किस डायरेक्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे? ये लंबाई के डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होंगी। मतलब कहने का ये है कि दो चार्जेज आप ऐसे रखोगे ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे लंबाई की दिशा में सिकुड़ेंगी, तभी तो आपस में मिलेंगी। अगर ये लाइनें दूर दूर हैं तो मिल नहीं सकती हैं। तो इसके लिए चार्ज थोड़ा पास आएगा, थोड़ा सा पास आएगा, तो इनके मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी कि दो चार्जेस अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो उनके जो फोर्स ऑफ लाइन है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने की, सिकुड़ने की प्रॉपर्टी हो जाती है, उत्पन्न होती है। और वो जो प्रॉपर्टी है वो लेंथ के अलोंग होती है, लंबाई की दिशा में होती है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाओं के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी है, सिकुड़ने की प्रॉपर्टी है। लेकिन किस डायरेक्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट होती है? कॉन्ट्रैक्ट अलोंग लेंथ, लंबाई के अनुदिश ये सिकुड़ती हैं, लंबाई की दिशा में सिकुड़ती हैं। अच्छा बच्चों, ये लंबाई की दिशा में सिकुड़ती हैं, तो वो जो सिकुड़ रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, कंप्रेस हो रही थी, नजदीक आ रही थी, वो कब संभव होगा? समझो कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, और ये जो उंगलियां हैं ये लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो अगर आप यहां पर रखो तो ये लाइनें आपस में मिलेंगी नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये उंगलियां जो हो गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। तो इनको अगर आपको मिलाना हो, क्योंकि ये पॉजिटिव से शुरू होकर के नेगेटिव तक जानी है, तो अगर आप दूर दूर रख दो तो कैसे प्रॉपर्टी पूरी होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही कह रही है ना कि पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव तक जाएगी। आपने ऐसे किया, ये उंगलियों को हमने कहा जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर करो, मान लो कि ये वैद्युत बल रेखा है। तो जब आप दूर दूर रखोगे तो ये दो लाइन आपस में मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी ये है कि पॉजिटिव से शुरू होकर के नेगेटिव तक जानी ही जानी है। तो जा कहाँ रही है? ये तो शुरू होकर के खत्म हो जा रही है, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए यह है कि ये दो चार्जेज हैं यहाँ और यहाँ जो चार्जेज रखे हुए ये थोड़े से पास आते हैं। जैसे ही पास आते लाइनें आपस में मिलने लगती हैं। इसी को कह रहे हैं कि लंबाई की दिशा में ये सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्शन से, इस सिकुड़न से इन दोनों चार्जेस पर फोर्स लगते हैं, जिसके कारण ये नजदीक आते हैं। यानी कि ये जो है ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इन लाइनों की सहायता से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, आकर्षित क्यों कर रहे हैं। अभी तक कूलाम्ब ने केवल ये समझाया था कि अट्रैक्शन रिपल्सन होता है,
उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकला था, लेकिन अट्रैक्शन क्यों होता है, रिपल्सन क्यों होता है, ये एक्सप्लेन नहीं हुआ। ये एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सहायता से हो रहा है। और ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें माइकल फैराडे ने समझाया था। ये फैराडे का कॉन्सेप्ट है। तो फैराडे के इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइनें सिकुड़ती हैं, लाइनें पास पास आती हैं, उस पास पास आने के लिए चार्ज नज़दीक आएंगे, तभी ये लाइनें आपस में जुड़ेंगी, पॉजिटिव से शुरू होकर के नेगेटिव तक जाएंगी। ये तभी पॉसिबल है जब पास पास आएँ, यानी कि लाइनों में सिकुड़ने की प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी होती है लंबाई की दिशा में, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उत्पन्न होता है। तो ये हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिए। तो अगर डाइपोल के कारण भी कहेगा तो आप इसी तरह का ड्रा करिएगा। यहां बच्चों बीच में देखना लाइनें दूर दूर हैं, ठीक, यहां पर लाइनें पास पास हैं। तो जहां लाइनें पास पास होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, और जहां लाइनें दूर दूर होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है, सघनता होती है, वो हमको ये बताती है कि किस जगह पर, किस स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और किस स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। जहां लाइनें दूर दूर होंगी, यानी कि जहां पर डेंसिटी कम होगी, जैसे इन जगहों पर, यहाँ पर लाइनें दूर दूर हैं तो यहाँ पर डेंसिटी कम है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। लेकिन इन जगहों पर चार्ज के पास, वहां पर फील्ड लाइनों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। इस लाइन को भी याद रखिएगा। अगर यही दो लाइक चार्जेज होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू प्लस क्यू या माइनस क्यू, प्लस क्यू होगा तो डाइपोल नहीं बनाएगा, तो ये द्विध्रुव नहीं होगा, प्लस क्यू के कारण या माइनस क्यू के कारण। तो अगर दो सिमिलर चार्जेस रख दिए जाएं तो क्या होगा, तो यहां से लाइनें निकलेंगी, वहां से लाइनें निकलेंगी, यहां से लाइन पॉजिटिव से निकल करके इनफाइनाइट तक जाएंगे, यहां से पॉजिटिव से निकल करके इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो चलो लाइनों को निकालते हैं पॉजिटिव से इनफाइनाइट की तरफ, दोनों से, पॉजिटिव से इनफाइनाइट की तरफ, पॉजिटिव से इनफाइनाइट की तरफ, ये भी पॉजिटिव से इनफाइनाइट की तरफ, पॉजिटिव से इनफाइनाइट की तरफ। चलो इन सब में तो कोई ऑब्जेक्शन, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये लाइनें जिस पर मार्कर चल रहा है, जरा ध्यान से देखना, इन लाइनों को आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये लाइन भी एक दूसरे को कट कर रही हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कट कर सकती हैं? ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इससे बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक। तो जरा बेसिक को बड़े ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव है तो बाय नेचर प्लस से इनफाइनाइट तक निकलेंगे, इससे भी प्लस से इनफाइनाइट तक निकलेंगी। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ऐसे कोई भी लाइन क्या एक दूसरे को कहीं कट कर सकती हैं? तो जरा पहले जो हम वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन कर रहे थे वहां पर वापस आओ। क्या समझाए थे कि अगर फील्ड रेखा के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हो, एक स्पर्शी रेखा खींचते हो, तो वो स्पर्शी रेखा, वो टेंजेंट उस पॉइंट पर रखे हुए प्लस चार्ज के मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उस पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों मान लो कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं तो क्या होगा? दो वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या होगा? तो अगर इस पॉइंट पर कट कर रही हैं तो सोचो यहां पर आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया और टेंजेंट खींचा, स्पर्शी रेखा खींचा, तो दो कर्व है ना, तो यहां से आप दो टेंजेंट खींच सकते हो, दो स्पर्शी रेखा खींच सकते हो। यह स्पर्शी रेखा मोशन को शो करेगा और फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा, ये भी मोशन को शो करेगा और फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। जरा सोचो अब क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो उस इंटरसेक्ट पॉइंट पर रखा हुआ, कटान बिंदु पर रखा हुआ है, उसके चलने के, उसके मोशन के दो डायरेक्शन हो गए, या यूं कह सकते हो कि उस पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, ठीक।
तो क्या कोई एक चार्ज एक ही समय में दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है? सोच करके देखो, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो वो एट ए टाइम एक समय एक ही डायरेक्शन में तो मूव करेगा, दो डायरेक्शन में एक साथ वो नहीं चल सकता। यानी कि यहां रखा हुआ चार्ज, टेस्ट चार्ज, वो इस फिगर के हिसाब से दो डायरेक्शन में चल सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती हैं। पास पास हो सकती हैं, बहुत पास पास हो सकती हैं, लेकिन ना तो टच कर सकती हैं ना तो कट कर सकती हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है, तो आप क्या लिखना? क्योंकि जिस स्थान पर ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, उस स्थान पर रखे हुए चार्ज के मोशन के दो डायरेक्शन होंगे, उसके चलने की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है कि एक चार्ज एक ही साथ दो डायरेक्शन में चले। तो इम्पॉसिबल है, इसलिए ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। वापस आओ यहां पर तो कट कर रही हैं और होने के चांसेस भी हैं, तो कट नहीं कर सकती हैं। जब कट नहीं कर सकती हैं तो क्या करेंगे? ये और ये लाइन एक दूसरे को धक्का देंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे। किस डायरेक्शन में जनरेट करेंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ना, उसके परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस डायरेक्शन में है ना, ठीक, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। यानी कि ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा लाइन, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में ये लाइनें मूव करेंगे। ठीक, इसको कुछ इस तरह से समझो। ये मेरा नेगेटिव चार्ज, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब अब की बार तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई उंगलियां। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ही आप रखोगे तो क्या एक दूसरे को कट करेंगे? नहीं कट करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आएंगी, जैसे आपने पास पास रखा है तो फील्ड लाइन भी नजदीक नजदीक आ जाएंगी, पास पास आएंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर प्रेशर लगाएगी, तो ये ऐसे दूर होंगी। ठीक, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो लाइनें ज्यादा दूर होंगी, ज्यादा दूर होंगी तो देखना मेरे इस पॉइंट को जहां पर हम चार्ज माने हुए हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, लाइनें जब ऐसे दूर हटेंगी, एक दूसरे पर प्रेशर लगाएंगी ना, तो चार्ज भी दूर हटेंगे। यानी कि ये क्या डेवलप कर रहे हैं? ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह से लाइनों के बीच में प्रेशर लगता है, लाइनों के बीच में फोर्स लगता है। इससे पहले भी फोर्स लगा था, जब अपोजिट चार्जेस थे तो फोर्स लगा था, लेकिन लंबाई की दिशा में लगा था, इसलिए चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, चार्ज पास पास आ गए थे, चार्ज नज़दीक आ गए थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया था। लेकिन अगर सिमिलर चार्जेस है तो लाइनें एक दूसरे पर प्रेशर लगाती हैं। किस डायरेक्शन में? ये फोर्स ऑफ लाइन का डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में, लाइन के लंबवत दिशा में फोर्स लगेगा। इस पर भी लाइन के लंबवत दिशा में फोर्स लगता है, एक दूसरे पर लंबवत दिशा में फोर्स लगाते हैं, जिससे लाइनें दूर हटती हैं, तो चार्ज को भी दूर ले जाती हैं। ठीक, तो ये जो लाइन थी, ये लाइन यहां पर कट नहीं करेंगी, तो इसका जो नेचर होगा वो किस तरह का होगा? ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव में भी होगा। लाइन निकलेगी, यहां से लाइन निकलेगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि यहां पर लाइनों के बीच में फोर्स लग रहा है। इससे पहले भी लग रहा था, पहले लंबाई की दिशा में लग रहा था, अलोंग द लेंथ लग रहा था। इस समय अलोंग द लेंथ नहीं लगेगा, लेंथ के परपेंडिकुलर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये दूर दूर होंगे। तो हम लोग इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से क्यों दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो एक्सप्लेन कर लिए। ठीक, अब जितना भी 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा,
पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, निगेटिव चार्ज के कारण हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, अपोजिट चार्जेस के कारण या डायपोल के कारण पढ़े कैसे होता है, लाइक चार्ज के कारण पढ़े कैसे होता है। आपको ये समझाए कि जो लाइन की डेंसिटी होती है, लाइंस के नंबर्स होते हैं, सघनता होती है, वो हमको ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अगर ज़्यादा हैं किसी पॉइंट पर वहाँ या सघन है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पर लाइन है ही नहीं तो यहाँ पर उदासीन होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, यहाँ ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जा रहा है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई फोर्स, अगर यहाँ पर अगर कोई आप चार्ज रख देते हो तो उस चार्ज पर ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ठीक, और इस तरह से हम लोग ये भी एक्सप्लेन कर लिए कि लाइक चार्जेस क्यों रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि लाइनों के बीच में लाइन के लंबाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर जनरेट होता है, फोर्स जनरेट होता है। और अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि लंबाई की दिशा में फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़न हो रही है, जिससे नजदीक नजदीक आते हैं, पास पास आते हैं। ये सारी चीजें, सारे फिगर को अगर आप ध्यान से सोचो तो लाइनें कहीं पास पास हैं, कहीं दूर दूर हैं, यानी कि इंटेंसिटी फील्ड की सभी जगह अलग अलग है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं, चाहे वो अकेला पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे अकेला नेगेटिव चार्ज हो, चाहे दो पॉजिटिव हो दो नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। ये जो सिस्टम है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए या उत्पन्न करने के लिए आप एक समान रूप से आवेशित एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट ले लो, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो इस चार्ज के कारण, इस चार्ज प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लो हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखा, तो ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, समान रूप से आवेशित प्लेट है ना, तो समान रूप से रिपेल करेगा। उसी तरह से इधर रखोगे ना तो रिपल्सन इस साइड होगा, अपोजिट, इस साइड के अपोजिट। अब बच्चों यहीं पर एक गड़बड़ी होती है, इसलिए क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि फील्ड लाइन ड्रा करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट या ड्यू टू निगेटिव चार्ज प्लेट, धन आवेशित प्लेट के कारण या ऋण आवेशित प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलो ड्रा करो। तो यहां पर बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं ना, ऐसे ड्रा कर देते हैं, प्लेट बनाए और जल्दी से ड्रा कर दिए। देखना ध्यान से, प्लेट के एक साइड में लाइनें और प्लेट के दूसरे साइड में लाइनें एक दूसरे के अपोजिट होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि पॉजिटिव अगर चार्ज है तो आउटवर्ड होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। अगर निगेटिव होता ना तो ये इनवर्ड होता, लेकिन ये जो लाइनें हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आप उत्पन्न करोगे, तो आप जवाब दे सकते हो कि एक समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण जो फील्ड जनरेट होता है वो यूनिफॉर्म होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव प्लेट हो। पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, निगेटिव होगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये जो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, इन सभी को अगर हम समराइज करें, इन सभी का कंक्लूजन निकालें, तो वो जो कंक्लूजन होगा, जैसे पहले बोले, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होगी। तो चलो प्रॉपर्टी पढ़ा जाए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण को पढ़ा जाए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस क्यू से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, माइनस क्यू तक जाती हैं। प्लस क्यू से शुरू होती हैं, माइनस क्यू तक जाती हैं, प्लस क्यू से शुरू होकर के माइनस क्यू पर खत्म होती हैं। एक जगह से शुरू होंगी, एक जगह पर जाकर के खत्म होंगी। तो एक जगह से प्लस क्यू से शुरू होकर के माइनस क्यू तक अगर जाती हैं तो ये बंद वक्र नहीं बनाती, क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती। क्लोज्ड कर्व का मतलब जहां से शुरू हो वहीं पर आकर के खत्म हो जाए, ये क्लोज्ड कर्व हो गया। ये ओपन कर्व होता है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर आकर के खत्म हो गया, ये ओपन कर्व हो गया। तो ये जो लाइनें होती हैं ये किस प्रकार के कर्व को बनाती हैं, ओपन कर्व बनाती हैं, खुला हुआ वक्र बनाती हैं। तो पहला पॉइंट आप क्या नोट करोगे कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर जाती हैं, प्लस चार्ज से शुरू होकर के माइनस चार्ज पर समाप्त होती हैं। ये लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, ये ओपन कर्व, खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र क्यों बनाती है अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि ये
प्लस क्यू से स्टार्ट होकर के माइनस क्यू पर खत्म होती हैं। माइनस क्यू से प्लस की तरफ नहीं आती, प्लस से शुरू हुआ माइनस क्यू पर खत्म हुआ, तो ये ओपन वक्र बनाते हैं। यहीं पर एक चीज नोट कर लेना, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्लोज्ड कर्व बनाती है। ठीक, उसका डिटेल जब मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ओपन कर्व बनाती है, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक पॉइंट पर जाकर के खत्म होती है। प्लस से शुरू होती है, माइनस क्यू पर जाकर के खत्म हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? इन लाइनों पर अगर किसी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींचो, स्पर्शी रेखा खींचो, तो वह स्पर्शी रेखा क्या व्यक्त करेगा, क्या हमको शो करेगा, क्या हमको इंफॉर्मेशन देगा? वो मोशन के डायरेक्शन को शो करेगा, वो फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। तो थर्ड पॉइंट आप लिखना कि वक्र के किसी पॉइंट पर, वैद्युत बल रेखा के किसी पॉइंट पर ड्रा की गई स्पर्शी रेखा, खींची गई स्पर्शी रेखा उस पॉइंट पर रखे हुए धन आवेश के गति की दिशा को व्यक्त करेगा। थर्ड पॉइंट, दो लाइनें एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती हैं। क्या कारण समझा है? दो लाइन जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर मोशन के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो लाइनें एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट प्लस क्यू से होता है, माइनस क्यू तक जाती हैं, जाकर के खत्म हो जाती हैं, ओपन कर्व बनाती हैं। थर्ड पॉइंट, कर्व के किसी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट खींचोगे, एक स्पर्शी रेखा खींचोगे, तो जो स्पर्शी रेखा है वो चार्ज के मोशन के डायरेक्शन को शो करेगा उस पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट ये हुआ कि ये दोनों जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। अगला पॉइंट ये लिख सकते हो कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लाइंस, जो रेखाओं का घनत्व है, जहां रेखाएं पास पास हैं वो उससे कहेंगे कि वहां घनत्व ज्यादा है, जहां रेखाएं दूर दूर है वहां पर कहेंगे कि घनत्व कम है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को शो करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को शो करता है। ठीक, तो जहां पर लाइनें ज्यादा होंगी, पास पास होंगी, ज्यादा ना कहो, पास पास होंगी, सघन होंगी, डेंस होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ज्यादा इंटेंस होगा। जहां पर लाइनें दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पुअर होगा, वीक होगा। जैसे मान लो अगर कहीं इस तरह की लाइनें ड्रा करी गई हों, तो यहां पर लाइनें दूर दूर हैं, तो आप कहोगे कि इस पोजीशन पर, मान लो ये पॉइंट ए है और इस जगह पर इसे पॉइंट बी कहा जाए, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास पास हैं, यहाँ डेंस है, सघन है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ लाइनें दूर दूर हैं, यहाँ डेंसिटी कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वीक होगा, कम होगा, यानी कि ई बी ग्रेटर होगा ई ए से। तो एक बार रिवाइज करो क्या क्या पढ़े हम लोग। प्लस क्यू से वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं, माइनस क्यू तक जाती हैं, ये एक ओपन कर्व की रचना करती है। थर्ड पॉइंट, कर्व के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट, खींचा गया स्पर्शी उस पॉइंट पर रखे हुए पॉजिटिव चार्ज के मोशन को शो करता है, गति की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। क्यों नहीं कट कर सकती हैं? क्योंकि जिस पॉइंट पर कट करेंगी उस पॉइंट पर चार्ज के चलने की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। फिफ्थ नंबर पर आप लिखोगे कि जो डेंसिटी ऑफ लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाओं का घनत्व है, वो आपको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। और ये लिख लेना लास्ट में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, लंबाई की दिशा में फोर्स लगाती हैं, और इन परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लंबाई के लंबवत दिशा में बल लगाती हैं। तो लास्ट में आप ये लिख लेना कि वैद्युत बल रेखाएं रेखाओं के लंबाई की दिशा में बल लगाती हैं और लंबाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं। तो ये जो सब कुछ हम लोग पढ़े थे, ये सब कुछ का समरी हो गया, और जो समरी बन गया तो वो ये जो समराइज आपने किया है, फैक्ट आपने लिखा है,
ये प्रॉपर्टी भी हो गई। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे बच्चों, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, या कह सकते हो हम लोग समझने चल रहे हैं गॉस थ्योरम। लेकिन अभी गॉस थ्योरम शुरू नहीं है, ये सब गॉस थ्योरम समझ में आए उसके लिए फैक्ट इकट्ठे कर रहे हैं कि अगर आप इन सबको जाने रखोगे तभी आप गॉस थ्योरम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एक गॉस थ्योरम का एक इंग्रेडिएंट, एक पदार्थ कह सकते हो समझने के लिए, एक फैक्ट तैयार हो गया, समझ लिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखा क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। बच्चों दूसरी चीज आपको यह समझनी है आज इस वीडियो के माध्यम से कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर थोड़ा सा चौंकना जरूर, क्योंकि आपको यह रटाया गया हुआ है कि एरिया अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसका कोई दिशा नहीं होता है। तो इसके साथ वेक्टर क्यों लिख दिया गया? वेक्टर नहीं लिखना चाहिए था। तो थोड़ा अब हम लोग बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, दिशाओं की जानकारी हम लोगों के पास है, क्लास 11 से हम लोग वेक्टर और स्केलर पढ़ना शुरू कर लिए हैं। तो जरा ध्यान से सोचो कि क्या वेक्टर को हम स्केलर ले सकते हैं, या वेक्टर को हम एरिया को क्या हम स्केलर ले सकते हैं, या एरिया को हम वेक्टर ले सकते हैं। ठीक, या इससे पहले जो पढ़े वो क्या गलत पढ़े, या अब हम सही पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, तो ना तो हम लोग पहले जो पढ़े हैं वो गलत है, ना जो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो गलत है। दो अलग अलग सिचुएशन है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर एरिया को आप छोटा सा एलिमेंट मानो, ध्यान से सुनना, अगर आप कोई बड़ा सा एरिया कंसीडर कर रहे हो तो उसे हम स्केलर लेकर के चलते हैं। ठीक, लेकिन अगर बहुत छोटा सा एरिया आप लो, एलिमेंट लो, बहुत छोटा सा टुकड़ा लो, इतना छोटा टुकड़ा हो कि उसका एरिया 0 के ही आसपास हो, तब उसे हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। ठीक, चलो इसको थोड़ा डिटेल समझो। लेकिन अब डिटेल में ये होगा कि अगर हम छोटा सा बनाएं तो बोर्ड पर दिखेगा ही नहीं, तो हमको फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए फिगर बड़ा बनाएंगे तो आप ये समझोगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है बड़े क्षेत्रफल के लिए भी सही है। ठीक, बड़ा क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल दिमाग से हटाओ, एरिया को समझने की कोशिश करें कि वेक्टर क्यों है। ठीक, आओ देखते हैं। मान लो आपके पास एक स्क्वायर है जिसके जो साइड है, जो भुजा है 2 मीटर का है, बड़ा सा हम लोग मान लिए। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एरिया क्या है तो आप बहुत जल्दी बता सकते हो कि साइड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। लेकिन बच्चों अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो और आप अपने जितनी भी जानकारी है उसको इस फिगर में लाने की कोशिश करो, तो आप जरूर मेरी इस बात से सहमत होगे कि आप कह सकते हो कि इसमें तो सर जी 2 डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस के अलांग है और एक वाई एक्सिस के अलांग है। तो इसके लेंथ को और इसके ब्रेथ को हम तो वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लो, अभी तक तो हम एरिया को वेक्टर सोच नहीं पा रहे थे कि क्यों मान रहे हैं, अब लेंथ और ब्रेथ भी वेक्टर बनने लगा। ठीक, तो लेंथ और ब्रेथ अगर छोटे होंगे तो आप उसे वेक्टर मान सकते हो। ठीक, फिलहाल ये एक्स डायरेक्शन में है तो इसके लिखने के लिए हम 2i कैप लिख सकते हैं, यानी कि इसका लेंथ 2i कैप। ठीक, और इसका जो ब्रेथ हो जाएगा वो 2j कैप हो जाएगा। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में j कैप लिखते हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में i कैप लिखते हैं, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग k कैप लिखते थे, i कैप, j कैप और k कैप। जो i j k है वो यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। ठीक, तो अगर हम इसको वेक्टर में लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट करें, एरिया निकालें, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ है 2i कैप, ब्रेथ है 2j कैप, लंबाई है 2i कैप, चौड़ाई है 2j कैप। दोनों बराबर है, दोनों समान है, दोनों का लेंथ इक्वल है। ठीक, लंबाई चौड़ाई दोनों एक ही है इसमें। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए इक्वल नहीं है।
ठीक, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग है, इसलिए हम स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, 2i कैप का 2j में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है तो इसे आप आयत मान लो, इसे आप रेक्टेंगल मान लो, 2 3 ले लो, ठीक है, उससे आपको कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, लेकिन i कैप और j कैप का जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा कि i का j का और k कैप का, i कैप j कैप और k कैप का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इस साइकिल के डायरेक्शन में चलते हैं तो जो दो लेटर हम लेंगे उसके आगे वाला लेटर आंसर होता है। जैसे j का k में क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो i आएगा, k में i का मल्टीप्लाई करेंगे तो k में i का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे वाला j आएगा, फिर i का j में मल्टीप्लाई करेंगे, i का j में मल्टीप्लाई करेंगे तो k मिलेगा। तो जो दो लेटर का आपने मल्टीप्लाई किया है उससे अगला वाला लेटर आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इस साइकिल के अपोजिट चलोगे ना तो निगेटिव आंसर आएगा, बस इतना होगा। जैसे मान लो आप k से j में मल्टीप्लाई करो तो k से j में मल्टीप्लाई करोगे i ही आंसर आएगा लेकिन निगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई किसका किसका कर रहे हैं, i कैप का j कैप में, i का j में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा k कैप 4k कैप। ठीक, आपका दिमाग अब थोड़ा सा काम कर रहा होगा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि दो लेटर के बीच में हम तो डॉट भी लगा सकते थे, ठीक, लेकिन अब देखो ये चूंकि एरिया को वेक्टर हम लोग कंसीडर करने चल रहे हैं ना, तो वेक्टर क्वांटिटी कब मिलती है, जब दो के बीच में हम क्रॉस लगाते हैं, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लगाते हैं तभी तो वेक्टर मिलेगा। ठीक, तो अगर हम लेंथ और ब्रेथ को, उसके डायमेंशन को वेक्टर मान करके चलेंगे तो एरिया भी वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो वेक्टर आया दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आया वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड 4 ही है। तो जो पहले हम लोग पढ़े तो गलत नहीं है, हम लोग पहले इससे पहले केवल उसकी वैल्यू निकाल रहे थे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, उसका आंकिक मान निकाल रहे थे, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे थे। अब हम उसके डायरेक्शन को भी देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट करने के बाद डायरेक्शन क्या आया, क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो यहां पर आया हुआ है के कैप, के जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एक्स और वाई का परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पर आएगा, तो ये जेड एक्सिस पर होगा। अब आप यह भी कह सकते हो कि हम इसका इसमें क्यों मल्टीप्लाई करें, हम ये भी तो कर सकते थे, 2j कैप 2i कैप का मल्टीप्लाई करें तो 4 तभी आएगा, j कैप का i कैप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, j का i में, इधर से इधर चल रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस के आएगा, लो माइनस के कैप आएगा, इसका वैल्यू 4 ही आएगा। लेकिन पहले जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में था ए वेक्टर का डायरेक्शन, जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। यानी कि अगर इस बोर्ड को ही हम लोग मान लें थोड़ी देर के लिए स्क्वायर या कोई भी शेप, 2 डायमेंशनल शेप, लेकिन तो उसमें जो एरिया वेक्टर होगा ना वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर भी होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर भी होगा, कोई भी ले लेना, दोनों सही है। ठीक, लेकिन ध्यान रखना 2D में बात कर रहे हैं। अगर 2D डायरेक्शन है, 2 बीमीय चित्र है जिसमें केवल 2 बीमा का यूज किया जा रहा है, 2 एक्सिस का यूज किया जा रहा है, तो उसमें जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इससे गलत नहीं होगा। ठीक, लेकिन सुविधा के लिए, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सुविधा के लिए हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही माना जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही माना जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया जाता है। तो बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। 2D में तो दोनों ले लेना, लेकिन जब 3D शेप आएगा, ठीक है, उस सिचुएशन में जो एरिया वेक्टर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा, कभी अंदर की तरफ नहीं होगा, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं लेंगे। तो क्या आपको समझाया कि अगर आपको एरिया वेक्टर कहीं पढ़ना हो तो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन बाहर की तरफ लेंगे अगर वो 3D फिगर है। ठीक, लेकिन अगर 2D फिगर है तो 2D में आप बाहर की तरफ भी ले सकते हो और अंदर की तरफ भी ले सकते हो। ठीक है, 2D चित्र में
एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी, लेकिन 3D में एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा बाहर की तरफ। इसको चलो फिर से समझो फिगर के माध्यम से। मान लीजिए 3D चित्र बना रहे हैं जिसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और मोटाई या ऊंचाई भी होगा। तो आप इससे पहले के क्लास में मेंसुरेशन में पढ़ चुके होंगे 3D शेप। मान लो क्यूब या क्यूबाइड है, घन है, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है, ऊंचाई भी कह सकते हो मोटाई को। ये इसके 3D है, 3D है तो इसके पास कुल कितने प्लेन हैं? एक इस साइड में प्लेन है, प्लेन नंबर 1, एक ये प्लेन है, प्लेन नंबर 2। हम काउंटिंग कर दे रहे हैं, आप जानते ही होंगे 6 होगा, 1 2, एक नीचे है 3, एक ऊपर है 4, एक पीछे की तरफ 5, एक आपकी तरफ है, सामने की तरफ है 6। यानी कि 6 प्लेन मिल करके इस 3D फिगर को बना रहे हैं। अब इसमें जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक, वो जो एरिया वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर 2D होता, अकेला कोई एक प्लेन होता, तो चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, लेकिन परपेंडिकुलर। 3D फिगर अगर है तो अंदर की तरफ आपको सोचना ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा बाहर की तरफ होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्लेन के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर, यहां पर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ तो नीचे हो जाएगा, यहां पर प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो जाएगा। जो सामने प्लेन है उस पर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ इस कैप की दिशा में ऐसे होगा, और अंदर की तरफ जो प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर होगा अंदर की तरफ। तो हमेशा यहां अंदर की तरफ का मतलब ये हो गया कि ये अंदर वाला प्लेन है ना, तो अंदर ये नहीं, ये बाहर ऐसे रहेगा, ठीक। तो हर अगर 3D फिगर है तो हर तल के, हर प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन बाहर की तरफ ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक। और 3D ही पढ़ना है, 2D नहीं रखना है। 2D में तो चाहे जिधर ले सकते हो। एक और शेप होता है सिलेंडर, बेलनाकार शेप। इसमें भी तो लंबाई चौड़ाई मोटाई या ऊंचाई होती है, ठीक। तो इसमें क्या करोगे आप? इसके 3 सरफेस हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और ये सरफेस नंबर 3 जो मुड़ा हुआ है, ये वाला एक सरफेस, ये एक सरफेस, और ये जो मुड़ा हुआ प्लास्टिक वाला हिस्सा है ये भी तो इसका एक पार्ट है। तो 3 सरफेस इसके पास हैं। चूंकि ये 3D है तो तीनों सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इसके भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया वेक्टर होगा 3D शेप में हर सरफेस के, हर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। अगर मान लो गोला है, ये भी 3D में आता है, तो यहां पर बाहर की तरफ होगा कोई भी छोटा सा टुकड़ा इसका ले लोगे एरिया का, तो वहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इस तरह से एरिया वेक्टर में वेक्टर का डायरेक्शन आपको क्या कंसीडर करना है, बस वो याद रखना है कि अगर 2D शेप है तो 2D प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर भी लिया जा सकता है, परपेंडिकुलर बाहर भी लिया जा सकता है, लेकिन 3D शेप है तो हर तल पर परपेंडिकुलर लंबवत हमेशा बाहर की तरफ ही एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक। चलिए अब तीसरा, 3 पार्ट में ये वीडियो डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ना है, सेकेंड छोटा सा पार्ट एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ना है, थर्ड पार्ट जिससे सेपरेट अलग से क्वेश्चन आपको मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों, अगर कहीं फ्लक्स लिखा मिल जाए, ठीक, तो फ्लक्स का मतलब संख्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका डिफिनीशन भी पूछा जाता है, यूनिट पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि यहां पर थीटा दिया रहता है, कोण दिया रहता है, और उस कोण का बड़ा मजेदार खेल होता है, ठीक। जो दिया होता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिया नहीं होता है, इसलिए एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है एंगल दे करके, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स, ये जानने से पहले फ्लक्स, ये जानने से पहले इसका सिंबल, इसका प्रतीक देखो ना, तो अपने आप इसके डिफिनीशन को आप बना सकते हो। इसका सिंबल पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो जान लो, फाई होता है, ठीक। फाई सभी लोग बनाना जानते हैं। अच्छा, फाई बना जैसे है ना, उसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन बन जाएगा। फाई में एक सर्किल बना हुआ है, जो सर्किल है उसे आप कह सकते हो कि एक प्लेन है, और उसमें एक लाइन जा रही है परपेंडिकुलर, लंबवत, वो लाइन कहो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर, किसी प्लेन के लंबवत जितनी बल रेखाएं जाती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से फिगर को ध्यान से देखो, फिगर क्या, सिंबल को ध्यान से देखो। फिजिक्स में, साइंस में हर एक अक्षर, हर एक सिंबल का अपना मतलब है, ठीक है, बिना मतलब के कुछ भी नहीं है। तो यहां पर जो सिंबल है फाई, वो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि फाई में एक सर्किल है, जो सर्किल है वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें एक लाइन है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है। तो चाहे ऊपर से नीचे आप देखो, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ देखो, वो उस सर्कल के परपेंडिकुलर ही है ना। बस इसी को डिफाइन कर दो, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस की संख्या होती है या जाती है, उस संख्या को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी तल के लंबवत जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कितना आसानी से आप डिफाइन कर लिए। फिर से सुनिएगा, किसी तल के लंबवत, किसी तल के परपेंडिकुलर जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जाती है, उसी संख्या को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, ठीक, और यहां पर एक परपेंडिकुलर, फील्ड के परपेंडिकुलर ही एक प्लेन रख दिया गया। एक कोई तल है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो इस परपेंडिकुलर रखे हुए तल से, लंबवत रखे हुए तल से, किसके लंबवत? इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत रखे हुए तल से जितनी लाइनें जा रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहां पर 2 लाइनें जा रही हैं, तो इन लाइनों की संख्या को ही कहेंगे वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 2, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स वो संख्या है, किसकी संख्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की वो संख्या जो तल के लंबवत निकलती है, तल के लंबवत जाती है, ठीक। तो यहां पर 2 जा रही है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 होगा। अगर यही एरिया हम कुछ बड़ा कर देते और परपेंडिकुलर ही होता, लंबवत ही होता, तो इसका जो फ्लक्स है इस नए प्लेन का, वो 4 हो गया। तो जितनी लाइनें, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही होंगी, उन लाइनों की संख्या को कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युतीय फ्लक्स, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। पूरा डिफिनीशन इसी में छुपा हुआ है। प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के लंबवत जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द प्लेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
जो प्लेन है उसे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। डिफिनीशन फिर से सुनिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित तल से होकर जाने वाली, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित तल से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या को, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द प्लेन, इस प्लेन के क्रॉस कर रहे हैं, कितना इसके अंदर से होकर के जा रहे हैं। क्रॉसिंग द प्लेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन होगा तभी ये डिफिनीशन होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख ही नहीं सकते तो काउंट कैसे करेंगे, गिनेंगे कैसे? क्योंकि ये तो इमेजिनरी लाइन है, ये तो काल्पनिक रेखाएं हैं, तो जो दिखी नहीं उसको हम काउंट कैसे करेंगे? देखने वाली चीज के काउंटिंग में गड़बड़ी हो जाती है तो हम देखते ही नहीं है। ठीक, तो अब समस्या ये आ गई। तो इसके लिए फार्मूला कि हम काउंटिंग नहीं करेंगे, फार्मूला होगा, फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फाई होता है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया की इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तीव्रता और एरिया के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। फाई इक्वल टू ई इंटू ए। लेकिन ये यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल में अब शुरू हो रहा है। ये संख्या थी ना, नंबर है, और नंबर आप जानते हो कि अदिश होता है, स्केलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगी, एक अदिश राशि होगी। अब दो चीजों का प्रोडक्ट करेंगे, एरिया को अभी वेक्टर हम लोग माने, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं, इसको भी तो समझना है। ये जो रिजल्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसका मतलब इन दोनों पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर एरिया वेक्टर के बीच में हमको डॉट लगाना होगा। और जब डॉट लगाएंगे तो इसका एक फार्मूला और मिल जाएगा, ई ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। थीटा ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। एंगल को हमेशा आप इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया वेक्टर के बीच में नापना, स्टार्ट करना इलेक्ट्रिक फील्ड से और एरिया वेक्टर के बीच, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसी पर आपका न्यूमेरिकल होगा थीटा के कैलकुलेशन पर। तो जो ई ए कॉस थीटा है वहां पर थीटा इलेक्ट्रिक वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। लेकिन ये जो एंगल हम मेजर करेंगे, एंगल जब हम नापेंगे, इसको हमेशा ई से ए की तरफ नापेंगे। ठीक, अब अगर एरिया, जैसा कि हम लोग गॉस थ्योरम में रखेंगे, एरिया बहुत छोटा सा लेकर के चलें। स्टार्टिंग में हमने यही कहा कि अगर बहुत छोटा सा एरिया लेंगे तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक, तो अगर छोटा सा एरिया रखें, डेल्टा ए एरिया रखें, तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो डी फाई होगा। जब एरिया छोटा होगा, इससे पहले वाले फिगर में बड़ा एरिया था तो 4 लाइनें गई थी, छोटा एरिया था 2 लाइनें गई थी, बहुत छोटा हो जाएगा और लाइनें कम होंगी। तो अगर एरिया बहुत ही कम है, डी ए है, तो फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल ये जो निकालेंगे वो इंटीग्रल करके, समाकलन करके भी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का ये इंटीग्रेशन फार्मूला हो गया, इंटीग्रल फार्मूला हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए लंबवत परपेंडिकुलर प्लेन से जितनी लाइनें जाती हैं, उन लाइनों की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जिसका कैलकुलेशन इस फार्मूले से करते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा ई से ए के बीच का एंगल होता है। हमेशा एंगल ए ई से नापिएगा, ए की तरफ नापिएगा। अगर एरिया वेक्टर छोटा सा है, एलिमेंट ले लिया गया, बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लिया गया, इतना छोटा कि उसका एरिया 0 हो,
जीरो ही ना हो, जीरो की तरफ टेंड्स करे, तो हम फाई की वैल्यू को इस इंटीग्रल मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे। गॉस थ्योरम में इसी का यूज करेंगे। बच्चों ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया तो इसका यूनिट क्या होगा वो भी देख लिया जाए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ फाई, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको E का यूनिट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट हैं, एक न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर, दो यूनिट थे। ये वाला अभी तक जितना भी वीडियो के पार्ट आपने देखे हैं, ये फार्मूला जिससे वोल्ट पर मीटर आया हुआ, ये अभी तक नहीं मिला है। ये अभी कुछ देर के बाद ही मिलेगा, कई वीडियो के बाद मिलेगा, लेकिन न्यूटन पर कूलम आ चुका है। ठीक, तो इन दोनों फार्मूलों से जो, इन दोनों यूनिट से जो यूनिट मिलेगी, चलो वो निकालते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम में मापोगे तो न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर वोल्ट पर मीटर आप रखोगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ये इसका हो गया यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला बच्चों इसका कैलकुलेट करना है आपको, हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं समझाएंगे, चूंकि ये फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर है। तो डायमेंशनल फार्मूला आप जरूर कैलकुलेट करिएगा, पूछा जाता है। ठीक, यह जानते हुए भी कि पूछा जा रहा है, हम नहीं बता रहे हैं इसको, कुछ चीज़ें आप स्वयं से करिएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और बेटर ढंग से समझने के लिए चलो इसके अलग अलग सिचुएशन को, अलग अलग कंडीशन को देखते हैं क्या होगा। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर अगर आपने प्लेन को रखा, ये कोई प्लेन है, ठीक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन में हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो तल है वो वैद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, समांतर है। क्या गड़बड़ी होती है, यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है, क्योंकि लगभग 99% कॉन्सेप्ट में जितना एंगल दिया होता है डायरेक्ट हम थीटा की जगह पर उसे रख देते हैं और सवाल को लगा देते हैं। तो पैरेलल अगर है तो मेरे दिमाग में पैरेलल के लिए, समांतर के लिए एक एंगल छुपा हुआ है, एक एंगल स्टोर करा दिया गया है, थीटा इक्वल टू 0। जहाँ समांतर वहाँ थीटा इक्वल टू 0, जहाँ समांतर वहाँ थीटा इक्वल टू 0। यही जो हम लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है, ये इसी से सवाल गलत होता है और इसीलिए ये हर साल आता है और जानबूझ करके जाने ही गलती ये हो जाती है। तो यहाँ पर पैरेलल है, आपको करना क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करनी है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रा कर दिए, कहां से कहां तक का एंगल मेजर करना है, ई से ए के बीच का एंगल। तो ये ई वाली लाइन है, ये ए वाली लाइन है, इनके बीच का एंगल देख लो, यहां पर थीटा इक्वल टू 90 है। पैरेलल था, मजेदार चीज, अब देखो जो गलत होता है अब गलत नहीं होगा। जो पैरेलल के सिचुएशन में है, दिमाग कह रहा था थीटा इक्वल टू 0 रखो, लेकिन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये कह रहा है थीटा इक्वल टू 0 यहां कैसे होगा। यहां तो हम एंगल मेजर करते हैं किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया वेक्टर के बीच का एंगल मेजर करते हैं, जो कि इस फिगर के हिसाब से इस सिचुएशन में 0 नहीं है, 90 है। तो जो पैरेलल प्लेन होगा, समांतर तल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वहां 0 नहीं रखेंगे, वहां पर 90 रखेंगे। यानी कि इस केस में थीटा इक्वल टू 90 होगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90, कॉस 90 इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो जाएगा 0। इस सिचुएशन में मिनिमम होगा, सबसे कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। डिफिनीशन क्या थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की,
तल के परपेंडिकुलर जितनी लाइनें जाती हैं उन लाइनों की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइन है, कैप के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तल इसके पैरेलल है, तो कहाँ लाइन उसके अंदर से जा रही है? लाइनों की, उन लाइनों की संख्या गिननी है जो इसको पार करके निकल जाए। जितनी लाइनें इसको पार करके निकलेंगी उन लाइनों को ही कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो जब पैरेलल है तो लाइन इसको पार नहीं करेगी, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएगा। सेकंड केस, अगर आप प्लेन को परपेंडिकुलर कर दो, फिर मेरा दिमाग या आपका दिमाग या हम दोनों का दिमाग, हम दोनों का माइंड एक ही आंसर देगा, जैसे परपेंडिकुलर वैसे थीटा इक्वल टू 90, फिर गलत। ठीक, क्योंकि शुरुआत में हमने आपको यह समझाया कि आप थीटा जो दिया होगा वो यूज ना करना, जो यूज करना होगा वो दिया नहीं होगा। तो यहां पर प्लेन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये तल है। तो सेकंड केस में अगर प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लंबवत है, तो फाई की वैल्यू क्या होगी? तो आप सबसे पहले इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ई और ए के बीच का एंगल, यहां पर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस सेकंड सिचुएशन में फाई इक्वल टू ई ए cos 0 होगा। cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए फाई इक्वल टू ई ए, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा मान होगा। बच्चों, अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एंगल ना गिवन हो कि वो परपेंडिकुलर रखा गया है या पैरेलल रखा गया है, किसी एंगल पर रखा गया, कुछ भी एंगल का कोई इंफॉर्मेशन ही ना दिया हो, तो आप ये मान करके चलना कि उसे परपेंडिकुलर रखा गया है। मैक्सिमम सिचुएशन में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अगर एंगल नहीं दिया हुआ है या एंगल के कैलकुलेशन का कोई भी उसमें हिंट नहीं दिया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो आप फाई के कैलकुलेशन के लिए इसी सिचुएशन को कंसीडर करना कि जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब कोई और एंगल पर प्लेन रख दिया जाए तो क्या हो? केस थर्ड, अगर प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड से अल्फा कोण पर है, ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हो गया ना, ये प्लेन हो गया, ये अल्फा एंगल पर है, तो उस सिचुएशन में फाई की वैल्यू क्या होगी? आप यहां भी परपेंडिकुलर खींचे हो, यहां भी परपेंडिकुलर खींचे हो, यहां भी परपेंडिकुलर खींचे हो। आप ये भी कह सकते हो कि परपेंडिकुलर ऊपर क्यों खींचे, परपेंडिकुलर नीचे भी खींच सकते थे, परपेंडिकुलर पीछे भी खींच सकते थे। 2D में तो दोनों तरफ खींच सकते, जैसा हमने कहा आपसे, तो 2D ही प्लेन लेकर के चल रहे हैं, तो 3D का क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इसके लिए भी एक छोटा सा हिंट, सही तो दोनों है, चाहे आप ऊपर रखो चाहे नीचे रखो। ठीक, एक छोटा सा हिंट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना उसी डायरेक्शन में ही आप ए को रखना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं था, तो ऊपर भी रखोगे नीचे भी रखोगे 90 आएगा। लेकिन यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर को इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर रखना, इस डायरेक्शन में मत रखना। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बुक्स के आंसर मैच कर जाएं इसलिए। यहां पर प्लेन है, प्लेन पर परपेंडिकुलर चलो ड्रा किया जाए, एक लंब रेखा खींचा जाए, डॉटेड लाइन से ड्रा कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर पर, ये हो गया एरिया वेक्टर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में खींच दिया गया। क्या थीटा मेजर करने के लिए क्या हम समझाए आपको कि थीटा कहां से कहां तक मेजर करते हो? ये परपेंडिकुलर है, नहीं दिख रहा होगा तो इसे परपेंडिकुलर मान लेना कि परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ये 90 है। आपको ये समझाया कि जो थीटा आप नापते हो, थीटा आप मेजर करते हो, ई से ए की तरफ मेजरमेंट होता है उसका। तो ये ई वाली लाइन है, ये ए वाली लाइन है, तो ऊपर से नीचे की तरफ ये वाला एंगल थीटा होगा। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, यानी कि इस एंगल की वैल्यू आपको थीटा की जगह पर रखनी है।
ये दोनों सेम एंगल होंगे। ठीक, तो आप देख ही रहे हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अल्फा है, तो ये जो थीटा हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। इसलिए इस सिचुएशन में फाई इक्वल टू होगा ई ए कॉस 90 माइनस अल्फा, और कॉस 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा के साइन अल्फा। तो तीन सिचुएशन हुए बच्चों, अगर पैरेलल होगा तो देख लेना, परपेंडिकुलर होगा तब देखना, प्लेन किसी एंगल पर होगा तो देख लीजिएगा। इन तीनों पर न्यूमेरिकल किसी न किसी रूप में आपसे जरूर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। प्यारे बच्चों, है तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, 3 पार्ट है इसके, फील्ड लाइन कॉन्सेप्ट, एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट, फ्लक्स कॉन्सेप्ट। अब फ्लक्स कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स हमको पढ़ने हैं और गॉस थ्योरम पढ़ने हैं। ये दोनों चीज़ों पर जो वीडियो होगा वो अगला वीडियो होगा, वीडियो नंबर 11 होगा, जिस पर हम पहले हिस्से में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, कई क्वेश्चनों के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करेंगे, और उसके सेकंड पार्ट में गॉस थ्योरम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि गॉस थ्योरम कहता क्या है, गॉस थ्योरम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को और इससे पहले वाले वीडियोस को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गॉस थ्योरम से 2 क्वेश्चन, फ्लक्स से 1 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक, तो बच्चों अगले वीडियो में जो हम आपको बताया कि अगले वीडियो में आपको 2 टॉपिक हम टच करेंगे, एक तो इसका कैलकुलेशन और दूसरा गॉस थ्योरम का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन। ठीक, लेकिन फिर से वही चीज़ कहेंगे कि वो वीडियो तभी आपको समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर को बहुत ही ध्यान से समझे होंगे तब। तो जैसा हमको पता है कि इस वीडियो को देखने वाले सभी बच्चे बहुत ही सिंसियर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो अपने अच्छाई का उपयोग करिएगा, पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।